हेलो एवरीवन। आज हम लोग लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में टॉपिक करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जैसे कि इसके वर्ड से समझ में आ रहा इंडेमनिटी। आप लोग सोच रहे हैं कि ये व्हाट इज दिस, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग होता है क्षतिपूर्ति। तो बेसिकली इसको बोलते हैं क्षतिपूर्ति की संविदा। अगर क्षतिपूर्ति की संविदा कैसे है, इसको हम साधारण अर्थों में समझें कि जब कोई व्यक्ति ये वचन देता है कि अगर आपको कोई क्षति होती है तो उसकी भरपाई हम करेंगे, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं ये क्षतिपूर्ति की संविदा हुई है। तो पहले हम इंडियन लॉ को समझने से पहले हमें देखना ये होगा कि जनरल रूल क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का। तो जो हमारा इंग्लिश लॉ है, इंग्लिश लॉ में जैसे कि ए ने क्या किया, बी से एक कॉन्ट्रैक्ट किया, किस चीज का, अपने हाउस का इंश्योरेंस कराने का, ठीक है। तो बी एक कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, इनसे इनका टाई अप हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि साहब आप इतना प्रीमियम पे करिए तो हम आपका हाउस इंश्योर कर देंगे। आपके हाउस में कोई प्रॉब्लम होती है, आंधी तूफान भूकंप, ठीक है, या आग, कोई भी ऐसी घटना होती है, आपके हाउस को क्षति होती है, तो हम क्या करेंगे, उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे। और एक वो एनुअल प्रीमियम होता है वो जाता। तो अगर भविष्य में कोई घटना होती है, बी प्रॉमिस क्या करता है, ए को क्षतिपूर्ति करता और क्षतिपूर्ति धारी, इंडेमनिटी फायर और इंडेमनिटी होल्डर, इनको कहा जाता है इंडेमनिटी फायर और इंडेमनिटी होल्डर। अर्थात क्षतिपूर्तिधारी को कहा जाएगा इंडेमनिटी होल्डर और क्षतिपूर्तिकर्ता को कहा जाएगा इंडेमनिटी फायर। तो बी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो ए को वचन देती है कि अगर आपको किसी भी प्रकार से आपके भवन को क्षति होती है तो क्या करेंगे, उसकी क्षतिपूर्ति हम करेंगे। अब मान लीजिए फ्यूचर में आग लगी या कोई भूकंप आया, मकान को लॉसेस हुए, तो क्या करेगी कंपनी, वो जितने अमाउंट का उन्होंने इंश्योरेंस लिया होगा उतने अमाउंट का प्रीमियम जाता होगा, तो उसी अमाउंट तक मैक्सिमम लिमिट जो होगी वहां तक की क्षतिपूर्ति भी इंश्योरेंस कंपनी करेगी। अब यहां पे देखिए इंडियन लॉ में यही फर्क है कि हमारे इंडियन लॉ में सारे जितने भी इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, ये जनरल इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं यहां पे, लाइफ इंश्योरेंस की नहीं। जनरल इंश्योरेंस के सारे कॉन्ट्रैक्ट इंग्लिश लॉ के अंतर्गत, ठीक है, इंग्लिश लॉ में जनरल इंश्योरेंस के सारे कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंतर्गत आते हैं। बट इंडिया में जो डिफिनीशन दी गई है इंडेमनिटी की, डिफिनीशन क्या कहती है, ए कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रॉमिस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम। एक व्यक्ति क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करके एक वचन देता है, प्रॉमिस करता है किसी अन्य व्यक्ति को, क्या, कि टू सेव द अदर फ्रॉम लॉसेस, आपको हम सेव करेंगे किसी भी प्रकार के किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जो लॉसेस किए जाते हैं उनको हम उनकी भरपाई करेंगे। कॉज टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ प्रॉमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर। मतलब अगर मेरे स्वयं के आचरण के कारण, मेरे स्वयं के किसी कार्य के कारण या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किए गए किसी कार्य से अगर आपको किसी भी प्रकार की क्षति होती है तो उसकी भरपाई हम करेंगे, ठीक है, ये वचन देता है। तो यहां पे डिफिनीशन क्लियर कह रही है। और जो इसके नीचे मैंने केस लिखा है, गजानन मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मदन
ये बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है। इस केस में भी डिसाइड किया गया था कि जो इंडियन लॉ है इंडेमनिटी का, यहाँ पे आकस्मिक घटनाओं के कारण हुई क्षतिपूर्ति के लिए जो संविदा होती है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंतर्गत नहीं आती है। वो सारी संविदाएं हमारी किसके अंतर्गत आएंगी? वो कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का एक चैप्टर है, ठीक है, आकस्मिक समाश्रित संविदाएं, समाश्रित संविदाओं का एक चैप्टर है, कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो जितने भी इंश्योरेंस से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सारे हमारे सेक्शन 31 से लेके सेक्शन 36 वाले चैप्टर में, जो समाश्रित संविदाओं का चैप्टर है उसके अंतर्गत कवर होते हैं। और बाकी जितने भी जनरल इंश्योरेंस हैं वो इंग्लिश लॉ में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से गवर्न होते हैं, जबकि हमारे इंडियन लॉ में वो समाश्रित संविदा कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो सेक्शन 31 से 36 तक दिया गया है उसके अंतर्गत जनरल इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट कवर होते हैं। तो यहाँ पे इसके साथ जो एक इलस्ट्रेशन दिया गया है इस डिफिनीशन के साथ, उसमें ए नामक व्यक्ति बी से क्या को प्रॉमिस करता है कि अगर आपके ऊपर कोई व्यक्ति वाद लाता है या उस वाद से जो आपको नुकसान होगा, उसमें आपके जो खर्चे आएंगे वो मैक्सिमम 200 रुपए तक का हम क्या करेंगे, उसकी भरपाई करेंगे आपकी। तो यहाँ पे जो इलस्ट्रेशन है उसमें भी क्लियर कह रहा है, किसी आकस्मिक घटना के लिए नहीं कह रहा, यहाँ पे सिर्फ प्रॉमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, जिसने प्रॉमिस किया है वो व्यक्ति स्वयं उसके कार्य के कारण क्षति होती है या किसी अन्य व्यक्ति के कंडक्ट के से क्षति होती है, तो ऐसी दशा में जो प्रॉमिसर है जिसने वचन दिया है वो उसकी भरपाई कर सकता है। ठीक है। गजानन मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मदन बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है। इसमें मैंने बताई का इसमें मेन डिफरेंस यही, इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट बताए गए थे लेकिन मेन डिफरेंस यही है, इसमें कहा गया था कि जो आकस्मिक घटनाओं से संबंधित जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो इंडियन लॉ में इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंतर्गत कवर नहीं होंगे। वो हमारे सारे समाश्रित संविदाओं का जो चैप्टर है सेक्शन 31 से 36 तक उसके अंतर्गत कवर होंगे। अब नेक्स्ट है सेक्शन 125 राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। जो इंडेमनिटी होल्डर होगा, क्षतिपूर्तिधारी होगा, उसको क्या क्या राइट होंगे। ही कैन रिकवर ऑल डैमेजेस। जिस व्यक्ति को प्रॉमिस किया गया है, ठीक है, कि आपके हम क्षतिपूर्ति करेंगे, तो वो क्या कर सकता है, रिकवर ऑल डैमेजेस। उसको जितने भी डैमेजेस होंगे उन सबको रिकवर करने का राइट उसके पास होगा। सेकेंड है ही इज एंटाइटल्ड टू ऑल कॉस्ट। अगर किसी प्रकार की अन्य कोई कॉस्ट वगैरह आई है, मान लीजिए जैसे उसमें इलस्ट्रेशन दिया गया था कि उसमें केस किया गया तो उसकी भरपाई वो करने का प्रॉमिस करता है, तो यहाँ इस केस में अगर किसी प्रकार की अन्य सारी कोई कॉस्ट वगैरह आई हैं तो उसकी भी भरपाई वो ले सकता है। नेक्स्ट है ही कैन रिकवर ऑल सम। इसके अतिरिक्त ये जो डैमेजेस हैं और कॉस्ट है, इसके अतिरिक्त रिकवर ऑल सम, अन्य सभी प्रकार के जो सम कुछ मनी उसको लगा है। जैसे सपोज करिए उसने प्रॉमिस किया था कि अगर आपके ऊपर कोई केस करता है तो मैं इतने रुपए तक की भरपाई करूंगा, तो अब उस केस में उसको क्या अल्टीमेटली उसको एक कंप्रोमाइज करना पड़ा, तो उस कंप्रोमाइज के तहत उसको कुछ मनी पेमेंट करनी पड़ी, तो वो वही आल सम में आ जाएगा कि इस तरह की कोई मनी वगैरह कंप्रोमाइज के थ्रू अगर उसको पे करनी पड़ी तो वो भी रिकवर कर सकता है। तो ये जो है 3 राइट्स दिए गए हैं इंडेमनिटी होल्डर को, और ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है बट इसमें कंफ्यूजन काफी होता है, तो आई थिंक आपके समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।